हे, दिस इज केतन अग्रवाल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड इस टॉपिक का नाम है बजटिंग। तो देखो, बजटिंग होता क्या है। तो अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले हम एक बजट जरूर बनाते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पूरा कंट्री हो। हर एक चीज़ का एक बजट होता है। एक इंडिविजुअल भी अपना बजट बनाता है, एक फैमिली अपना बजट बनाता है, एक बजट के हिसाब से पूरा कंट्री रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आप एक हॉलीडे ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप एक बजट जरूर बनाते हो कि इस हॉलीडे ट्रिप में मैं 50,000 रुपीज़ खर्चा करूंगा। तो आउट ऑफ 50,000 5,000 हो सकता है कि आपका टिकट का हो, 10,000 स्टे का हो, 20,000 घूमने फिरने का खर्चा हो, है ना। तो इस टाइप से आप कुछ एक बजट बनाते हैं एंड बजट के हिसाब से आप चलते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम छोटे मोटे काम के लिए अपना बजट जरूर बनाते हैं, बट जो हमारा लाइफ है, अपने लाइफ का हम कभी बजट बनाते नहीं हैं। एंड क्योंकि कई सारे लोग अपना लाइफ में कभी बजट नहीं बनाते हैं तो वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं एंड उनका मेहनत का कमाई पूरा ज़िंदगी बैंक का लोन पे करते करते ही ख़त्म हो जाता है। तो बजटिंग एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप अपने सारे गोल्स को मीट कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप डेट फ्री लाइफ भी जी सकते हो। आपको 1 रुपया कभी उधार लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको ये सीखना है कि आपको अपना फंड को कैसे मैनेज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम वही लर्न करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना फंड को 6 अलग अलग बास्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आप हर एक चीज़ का ख्याल रख सके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो आपका खर्चा का हिसाब हो, चाहे वो आपका परिवार का प्रोटेक्शन का हिसाब हो। हर एक चीज़ को आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे एक्सेल के कैलकुलेशन के साथ आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको बजट बनाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपना बजट खुद बना सकें। एंड मैंने एक्सेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ताकि आप उसको डाउनलोड करके चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे वीडियो में कई बातों को इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो आपके पास मल्टी करोड़ रुपीज़ होंगे। एंड अगर आपका सैलरी 5 लाख के ऊपर है तो आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे होंगे आपके रिटायरमेंट से पहले पहले तक। आज अपने लाइफ का 40 से 50 मिनट इस वीडियो के पीछे इन्वेस्ट करो एंड देखो आपको लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा मिलेगा मेरे इस वीडियो के चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अपने फंड को 6 अलग अलग बास्केट में बांट सकते हो। तो पहला तो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐसा कॉस्ट आता है जो आपको हर महीना इनकर करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बट वो खर्चा तो आपको उठाना पड़ेगा। जैसा कि रेंट हो गया, आपका फूड का बिल हो गया, मोबाइल एंड इंटरनेट का बिल हो गया, पानी का खर्चा हो गया, या तो फिर ट्रैवल का खर्चा हो गया, यानी कि आपका ऑफिस का आने जाने का खर्चा। एंड सेकेंड बास्केट यहाँ पे अब होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप 4 मेन कारण से कर सकते हो। पहला तो आपका खुद का रिटायरमेंट, दूसरा बच्चों का पढ़ाई के लिए, तीसरा बच्चों के शादी के लिए, एंड चौथा अगर आपको घर खरीदना हो। तो 4 कारण से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको करना है सेविंग। तो सेविंग करने का भी 2 कारण हो सकता है। पहला, अगर आपको बाइक खरीदना हो, या तो कार खरीदना हो, या तो आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना हो, या तो आपको किसी अच्छे वेकेशन में जाना हो, तो इस कारण से भी आप इन सेविंग कर सकते हो। दूसरा कारण आता है जो कि हर 1 साल के साइकिल में रिपीट होता है, जैसे कि आपका बर्थडे हो गया, या तो न्यू ईयर हो गया, या तो दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया, या तो अगर आपको अपना जिम का सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करना हो तो उसके लिए आप पैसे को सेव करोगे। फोर्थ कारण यहाँ पे हो गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब आपको बाय करना है इंश्योरेंस, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या तो टर्म इंश्योरेंस हो गया, या तो फिर अपना बाइक या कार का इंश्योरेंस परचेज करना है। फिफ्थ हो गया इमरजेंसी फंड, यानी कि आप अपने सैलरी से 3 मंथ्स का सैलरी या तो 5 मंथ्स का सैलरी का इक्विवेलेंट का अमाउंट साइड में एक अलग बैंक में रखोगे, ताकि अगर आपका जॉब चले जाए, या तो अचानक से कभी आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मेडिकल खर्चा आ जाए, या तो फिर आपका व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ भी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर अचानक से अगर आ जाए, तो आपको यूज़ करना है अपना इमरजेंसी फंड को। एंड 6 बास्केट यहाँ पे होता है गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर, यानी कि जब अपना सैलरी से आप 5 हेड में पैसा डाल दिए, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है आप उसको बिना किसी टेंशन के आराम से खर्चा कर सकते हैं। एंड वो पैसा आप खर्चा कर सकते हो अपने पार्टी के लिए, अपने दोस्तों का शादी के लिए, या तो वीकेंड गेट अवे के लिए, या तो आपको कुछ परचेज करना हो, या तो आपको मूवी जाना हो, या तो कोई फैंसी रेस्टोरेंट में खाना हो। कुछ भी कारण हो, आप उस पैसे को आराम से खर्चा कर सकते हो। तो ये बेसिकली 6 बास्केट है जिसके अंदर आपको अपना फंड को डिवाइड करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के कैलकुलेशन के साथ।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेल के कैलकुलेशन के साथ। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया, ध्यान से नहीं सुना, तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए, या तो हो सकता है जब आप एक्सेल सीट डाउनलोड करो उसको कस्टमाइज करना चाहो तो हो सकता है आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए या तो फॉर्मूला समझ में नहीं आए। तो ध्यान दे के जरूर सुनना। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने 4 ब्रैकेट बेसिकली कंसिडर किया है। अगर आपका सैलरी 5 लाख का है तब आपको कैसे अपने फंड को डिवाइड करना है, 10 लाख का सैलरी को कैसे डिवाइड करना है, 15 लाख का सैलरी को कैसे डिवाइड करना है, 20 लाख का सैलरी को कैसे डिवाइड करना है। तो चारों हेड को मैं डिटेल्स में कवर करूंगा, बट पहला मैं कवर करने वाला हूं 10 लाख का, उसके बाद हम जाएंगे 5 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख के ऊपर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 10 लाख रुपए से। अगर आपका सैलरी 10 लाख है तो आप कैसे उसको यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे देखो पहला कॉलम में टोटल इनकम बता दिया मैंने आपको। एनुअल इनकम 10 लाख रुपए का है, आपने 10 लाख का सैलरी ड्रॉ किया, वहाँ पे आपने 2 लाख करीब ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, 8 लाख का आपका टैक्सेबल इनकम हो गया, आपने 72,500 का टैक्स पे किया, आपका इन हैंड अमाउंट बचा 9,27,500 रुपीज़। तो अब हमें ये देखना है जो आपका मंथली इन हैंड सैलरी है 77,292 रुपीज़ को, उसको आप किस तरह से 6 बास्केट में डालने वाले हो, ठीक है। एंड फिर उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका मंथली जो फिक्स कॉस्ट आएगा, जो कि रेंट हो गया, खाने का खर्चा हो गया, मोबाइल एंड इंटरनेट का बिल हो गया, वाटर बिल, ट्रैवल, उसमें आपको पर मंथ आप 24,500 तक खर्चा कर सकते हो। इसका ब्रेकअप मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। एंड सेविंग आपको करना है 9167, प्रोटेक्शन के लिए 1000 रुपये तक पर मंथ आपको खर्चा करना है। इमरजेंसी फंड में आप डालोगे 3750 पर मंथ। गिल्ड फ्री एक्सपेंसेस आप कर सकते हो अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ का। तो टोटल एक्सपेंसेस जो हो गया इन्वेस्टमेंट को छोड़ के वो हो गया 58,392 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट आप करोगे करीब 18,900 रुपीज़ पर मंथ। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया विद इन्वेस्टमेंट 77,292 विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिस अमाउंट, यानी कि सेम है, इक्वल है, इक्विवेलेंट नहीं, सेम टू सेम अमाउंट है। तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये किया है कि आपका मंथली खर्चा कितना आता है इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। एंड इसका कैलकुलेशन करने का लॉजिक ये है कि आपका जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे, आपको सिर्फ खर्चा करना है। तो इसलिए आपका मंथली खर्चा कितना होता है इन्वेस्टमेंट को छोड़ के हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपका मंथली खर्चा होता है करीब 58,392 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। तो अगर रिटायरमेंट के बाद आपको पर मंथ इतना अमाउंट का इक्विवेलेंट मिले, यानी कि आप अपना लाइफ को कंफर्टेबली जी पाओगे। तो आगे हम देखेंगे इन्फ्लेशन के बाद क्या होता है ये नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन का कुछ एजम्पशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेशन हमने जो कंसीडर किया वो 5% में कंसीडर किया है। तो कभी कभी 5 से ज़्यादा भी होता है, कभी कभी 5 से कम भी होता है। तो हमने इस प्रेजेंटेशन में इन्फ्लेशन 5% में कंसीडर किया है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है, यानी कि अगर आप FD में पैसा डालते हो या तो किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 8% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हो बिना किसी रिस्क का। एंड जो आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है या तो फिर NPS में रिटर्न मिलता है या तो ELSS में जो रिटर्न मिलता है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 12% का रिटर्न आपको मिलेगा पर एनम का, ठीक है। तो नॉर्मली रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, बट हमने 12% में कंसिडर किया है। एंड यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ एब्रीविएशंस आएंगे तो उसका मतलब मैं पहले से आपको बता देता हूँ। तो FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, PMT मतलब पर मंथ आप कितना पेमेंट करोगे, एज ए EMI आप कितना पेमेंट करोगे, उस टाइप का चीज़ को हम PMT बोलते हैं। एन पर मतलब यहाँ पे टाइम या तो पीरियड को एन पर रहेगा। रेट मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है या तो ग्रोथ हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेशन के केस में हम इन्फ्लेशन ग्रोथ बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड के रिटर्न के केस में हम उसको रिटर्न बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, ROI, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो इस प्रेजेंटेशन का सबसे मेन पार्ट यही है, अगर आपने कैलकुलेशन सीख लिया तो आप अपना बजट हमेशा खुद ही बना पाओगे, खुद ही सब कुछ अच्छे से प्लान कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन का लेफ्ट साइड में ध्यान दो, राइट साइड को हम बाद में कवर करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कितना है अपने गोल्स को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे तो आपको रिटायरमेंट में करीब 11,692 इन्वेस्टमेंट करना है, और अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए फ्यूचर में आपको 7,208 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ 2 बच्चों के लिए। तो इसका कैलकुलेशन मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहला हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं रिटायरमेंट फंड के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, पहले रिटायरमेंट फंड को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहला एजम्पशन ये है कि आपका करेंट एज अराउंड 25 ईयर्स का है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया करेंट एज 25। आपका जो रिटायरमेंट एज है वो 60 का है, यानी कि आप जब 60 साल के हो जाओगे तब आप रिटायर हो गए। तो आपका ईयर्स कितना बाकी है रिटायरमेंट के लिए? 35 ईयर्स बाकी है, यानी कि अगले 35 ईयर्स तक आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80 ईयर्स, यानी कि ऐसे एज्यूम किया जा रहा है कि आप 80 ईयर तक इस दुनिया में रहोगे, उसके बाद नहीं रहोगे। एंड यहाँ पे है मंथली एक्सपेंडिचर विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना आएगा विदाउट इन्वेस्टमेंट का, तो वो करीब आता है 58,392 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे यही कैलकुलेट किया था, टोटल एक्सपेंसेस विदाउट इन्वेस्टमेंट 58,392 रुपीज़। तो यहाँ पे वही अमाउंट को लिया गया है। तो बट हम अपने कैलकुलेशन के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर करीब 70,000 रुपीज़ का है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आपके पास सफिशिएंट फंड हो। एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने पहले आपको बोला था कि आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अराउंड 5% का हम लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया। तो यहाँ पे फॉर ईजियर कैलकुलेशन वी आर कैलकुलेटिंग मंथली एक्सपेंडिचर एट द एज 70 आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, यानी कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा जब आप 70 साल के हो जाओगे, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन तो हर साल 5% से बढ़ रहा है। एंड 60 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद भी आपका जो खर्चा होगा वो 5% से हर साल बढ़ेगा। तो 61 में जितना खर्चा आएगा उससे 5% ज़्यादा 62 में आएगा, उससे 5% और ज़्यादा 63 में आएगा, इस तरह से चलते रहेगा। बट अगर हम कैलकुलेशन के लिए उसको कंसिडर करेंगे कि हर महीना आपका एक्सपेंसेस 5% से बढ़ने वाला है, तो तब ये कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 60 ईयर्स हम 70 ईयर्स में देख रहे हैं कि 70 ईयर्स में आपका कितना खर्चा आएगा, ठीक है, ताकि बिटवीन 60 टू 70 ईयर्स आपके पास ज़्यादा फंड हो, एंड 70 टू 80 के पास आपका फंड थोड़ा सा कम होगा। बट ध्यान रखिए आपको पहले पैसा ज़्यादा मिला था, एंड दूसरा हमने यहाँ पे 70,000 को कंसिडर किया है इंस्टेड ऑफ 58,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने 2 चेंजेस किए हैं ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, एंड दूसरा आपके पास सफिशिएंट फंड भी हो। तो 70 साल की उम्र में आपका मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा करीब 6,28,951 रुपीज़ पर मंथ। ध्यान रखिए ये पर मंथ का खर्चा है, पर एनम का खर्चा नहीं है। तो हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर है, एंड यहाँ पे B21 है, B21 इज 70,000। तो यहाँ पे मैं आपको सेम चीज़ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले इक्वल ले लिया, इसके बाद मैंने लिख दिया FV यानी कि फ्यूचर वैल्यू, एंड रेट मतलब 0.05 मतलब 5%, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 5% भी लिख सकते हो, दोनों वे में लिख सकते हो। तो 5/100 हो गया बेसिकली, यानी कि 0.05 भी आप लिख सकते हो। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर जगह 0.05, 0.12, 0.08 ऐसा करके लिया है। अगर आपको 12 लिखना है तो आप परसेंटेज लगाना, वो भी चलेगा। तो 5%, 45 ईयर्स के बाद आपका कितना खर्चा होगा पर मंथ, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन पर, मतलब टाइम या तो पीरियड, यहाँ पे 45। नेक्स्ट आता है अब एन पर मतलब टाइम या तो पीरियड। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 45 ईयर्स के बाद आपका मंथली खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पे हमने 45 लिख दिया, उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PMT एक्टिवेट हो गया, तो बट हमें PMT का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम एक और कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो PV एक्टिवेट हो गया। तो हमारा खर्चा का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 70,000 रुपीज़। हमें पर महीना 70,000 रुपीज़ का खर्चा है। तो हमने आप कर दिया ब्रैकेट में क्लोज, यहाँ पे मार दिया। तो यहाँ पे अब देखो आ गया 628,950। तो यहाँ पे हम 0 को हटा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पॉइंट्स को हमने हटा दिया, तो सेम फिगर आ गया। एंड यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, तो हमने थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये अमाउंट है जो आपको पर मंथ चाहिएगा अपना डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो हमने पहला कैलकुलेशन कर लिया। अब दूसरा कैलकुलेशन ये करना है कि आपके पास कितना कॉर्पस होगा अकाउंट में, तब आपको ये फंड
मिलेगा पर मंथ। यानी कि इसको ऐसे समझ लेते हैं, सपोज अगर आपने अपने एफडी में 1 करोड़ रुपीज़ डाल दिया, 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, एंड पर ईयर आपका एफडी में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि हर साल आपको 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट पाना है, यानी कि आपको बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपको 16 लाख रुपया पर ईयर पाना है तो आपको बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो हम इस प्रेजेंटेशन में वही कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमको अपने बैंक अकाउंट में कितना रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि हमें पर मंथ 6,28,951 रुपीज़ मिले। ठीक है, तो हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पीवी। तो हमने पीवी लिखा एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 लेंगे, यानी कि 8% लेंगे। एंड इसका कारण क्या 8% लेने का, देखो आप अपने रिटायरमेंट में ऐसे जगह को पैसा डालना चाहोगे जो कि रिस्क फ्री हो, वहाँ पे उस समय आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो रिस्क फ्री रिटर्न 0.08% हमने लिया है। एंड आपको मंथली पेमेंट चाहिए, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 12। अब एन पर हो गया पीरियड, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 240 क्यों, क्योंकि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 ईयर्स का है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि 60 to 80 के बीच में 20 ईयर्स होता है, यानी कि 240 पेमेंट्स चाहिएगा, यानी कि एन्युटी पेमेंट, यानी कि हर महीना आपको इक्वल रिटर्न मिले। तो आपको कितना इक्वल रिटर्न चाहिए, पीएमटी कितना चाहिए, हर महीना आपको पेमेंट कितना चाहिए, तो ये पेमेंट चाहिए। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड हम मार देंगे अब एंटर। तो यहाँ पे देखो सेम अमाउंट आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से माइनस साइन लगा देंगे ताकि हमको पॉजिटिव फिगर दिखे। तो अगर आपके बैंक में करीब 7.5 करोड़ रुपीज़ होंगे तब आपको पर मंथ का एन्युटी मिलेगा 6,28,951 रुपीज़ का 20 ईयर्स तक, ठीक है। तो 20 ईयर्स के बाद आपका प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने उसको एन्युटी के फॉर्म में विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा समझ लो जैसे कि अगर आप लोन लेते हो तो बैंक को आप इंटरेस्ट भी पे करते हो, एट द सेम टाइम आप प्रिंसिपल भी पे करते हो, ताकि एक टाइम के बाद आपका दोनों अमाउंट खत्म हो जाए। उसी प्रकार ये भी काम करता है। आपने बैंक में 7.5 करोड़ रुपये डिपॉजिट कर दिया एंड बैंक आपको हर महीना 20 साल तक 6,28,000 रुपीज़ पे करेगा। उससे आपका इंटरेस्ट भी मिल रहा है एंड उससे आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी विड्रॉ हो रहा है। तो 20 साल के बाद आपके पास जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बट आपके पास हर महीना 6,28,000 रुपीज़ हाथ में आएगा। तो आपको बैंक में यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न में इतना रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि हम ये फंड को, ये कॉर्पस को कैसे बिल्ड करें। एंड अगर हमें इसको बिल्ड करना है तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि हर महीना हमें कितना रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 7.5 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस जमा हो जाए। तो अब हम उसका कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं पेमेंट, यानी कि हमें हर महीना कितना पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीएमटी। अब ये जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री रिटर्न नहीं है, या तो आप इसको एनपीएस में डालोगे या तो आप ईएलएसएस में डालोगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है 0.12 यानी कि 12% डिवाइडेड बाई 12, हर महीना डालोगे। कितना साल तक डालोगे, 35 साल तक डालोगे। अभी आपका एज है 25, आप डालोगे 60 तक, यानी कि 35 ईयर्स तक डालोगे, मतलब 420 मंथ्स डालोगे। 35 × 12 इज इक्वल टू 420। तो 420 मंथ्स हमने यहाँ पे लिया, कॉमा लगाया। अब हमको यहाँ पे लिखना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में हमको क्या वैल्यू चाहिए तो हमको वो लिखना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू हमारा क्या है, ये है, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू है। हमने ब्रैकेट को किया क्लोज, हमने मारा एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम फिगर आ गया है, दिस इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे हम वापस माइनस लगा देंगे ताकि हमारा नंबर पॉजिटिव दिखे। तो ये हो गया, ठीक है। तो अपने बेसिकली हर महीना 11,692 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है 35 ईयर्स तक, यानी कि 420 मंथ्स, ताकि आपका इतना कॉर्पस जमा हो जाए 7.5 करोड़ का। आपको उस 7.5 करोड़ को एफडी में या तो ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे वो रिस्क फ्री हो, एट द सेम टाइम आपको 8% का रिटर्न मिले। तो अगर आपको 8% का एन्युटी रिटर्न मिलता है, एन्युटी मिलता है यानी कि हर महीना इक्वल पेमेंट मिलता है, तब आपको
6,28,951 का पेमेंट हर साल मिलेगा अगले 20 साल तक। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 420 मंथ्स आपने इन्वेस्टमेंट किया इनटू इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, तो करीब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 49 लाख रुपीज़। सिर्फ और सिर्फ 49 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिससे आपका फंड जमा हो गया 7.5 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे आपको मैं बताता हूँ। अभी हमको निकालना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमको ये पाना था, तो हम चेक करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाई 12। हमने हर महीना 12% के रिटर्न वाले एसेट में इन्वेस्टमेंट किया। 420 महीना इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर वैल्यू कितना आया, इतना आया। दिस इक्वल्स टू दिस करेक्ट है, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको हमने डिपॉजिट कर दिया एफडी में, जहाँ पे हमको 8% का रिटर्न मिल रहा था। तो अब हमको कैलकुलेट करना है पीएमटी। पीएमटी इज इक्वल टू 8%, 0.08 डिवाइडेड बाई 12। हमको चाहिए 240 महीना तक। ठीक है, अपना डिपॉजिट का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये है। इसको ब्रैकेट को किया क्लोज, हमने मारा एंटर, तो ये आ गया दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि हमारा कैलकुलेशन पूरा परफेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप 11,692 हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ से आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 35 साल में 7.5 करोड़ रुपीज़ आपके पास जमा हो जाएगा, जिससे आपको हर महीना 6,28,000 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने रिटायरमेंट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना ये हमने जाना, ये हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो वीडियो को वापस बैक करके दोबारा से देखें, हो सकता है आपको समझ में आएगा दोबारा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो ये फिगर हमने अब देख लिया कि यहाँ पे हम कैसे आए, ये फिगर हमें कैसे मिला, आपको ज़रूर समझ में आ गया। 11,692 रुपीज़ क्यों इन्वेस्टमेंट करना, इसका लॉजिक आपको पक्का समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं आपका एक चाइल्ड का, एक बच्चे का अगर आपको मास्टर्स का डिग्री कराना है तो उसका खर्चा कितना आएगा एंड आपको पर मंथ कितना रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने गोल को मीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमारा एजम्पशन है कि आपका करेंट एज 25 है। आपको जो फंड का रिक्वायरमेंट आएगा एट द एज 50 आएगा, यानी कि आप जब 50 साल के हो जाओगे तब आपको इस फंड को यूज़ करना है अपने बच्चे का मास्टर डिग्री कराने के लिए। यानी कि आपको फंड का रिक्वायरमेंट आज से 25 साल के बाद का है, यानी कि 25 साल के बाद आप फंड को यूज़ करने वाले हो। तो अगर आपको आज मास्टर डिग्री कराना है अपने बच्चे को, तो आज का खर्चा है करीब करीब 20 लाख रुपए, एंड वहाँ पे 5% इन्फ्लेशन को हम कंसिडर करेंगे। तो आज से 25 साल के बाद आपको करीब 67,72,710 रुपीज़ चाहिएगा अपने बच्चे को मास्टर डिग्री कराने के लिए। तो इन्फ्लेशन के बाद करीब 67 लाख रुपीज़ का आपका रिक्वायरमेंट आएगा। तो हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे सिंपल हम इन्फ्लेशन लगाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है बेसिकली। रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे हम लेंगे 0.05। ठीक है, कॉमा कितना साल का इन्फ्लेशन है, 25 ईयर्स तक। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 कॉमा आएगा क्योंकि यहाँ पे पीएमटी का काम नहीं है। 2 कॉमा पीवी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ गया है। तो पीवी में आपको लेना है ये करंट कितना खर्चा आएगा, तो वो लेना है। यहाँ पे माइनस पहले ही लगा देते हैं ताकि हमें पॉजिटिव फिगर दिखे, एंड हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, हम मारेंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर सेम आ गया है, दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि हमें करीब करीब 67 लाख रुपये 72,710 रुपीज़ चाहिएगा अपने बच्चे को फ्यूचर में मास्टर डिग्री कराने के लिए। एंड मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा अगर आपको अपना गोल को मीट करना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे अभी हम पीएमटी इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पे आपको करीब 12% का रिटर्न मिलेगा, तो 0.12 मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे डिवाइड बाई 12। अगर ईयरली होता तो डिवाइड बाई 12 हम नहीं करते क्योंकि ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, इसलिए डिवाइड बाई 12 करेंगे। कॉमा कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे, 25 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि 300 मंथ्स आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 300 कॉमा यहाँ पे पीवी नहीं है, हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, अपना फ्यूचर वैल्यू ये है
ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड एंटर मारेंगे 3604। ठीक है, 3604 आ गया। हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते अपने फॉर्मूला में। तो 3604 रुपीज़ आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे 300 मंथ्स इनटू आपका मंथली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया करीब 10,81,415 रुपीज़। तो आपका सिर्फ 10 लाख रुपए में 67 लाख रुपीज़ जमा हो जाएगा एक चाइल्ड का एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे बिना लोन लिए आप अपने बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हो, सिर्फ साल का 3,600 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू। हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 0.1 to 12% का डिवाइड बाई 12। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 300 मंथ्स। हमारा मंथली पेमेंट है करीब ये, ठीक है, 3604 पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर मारेंगे दिस इक्वल्स टू, यानी कि हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। तो हम अगर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल के बाद हमें ये फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में एक अच्छा चीज़ मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे एंड आप वही काम करोगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया कि एजुकेशन लोन लिया, तब आपको कितना खर्चा पड़ेगा, आपको क्या नुकसान हो सकता है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ बैंक से लोन लेना, एजुकेशन लोन लेना। वो कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सेम एग्जांपल को लेंगे, 25 साल अभी है आपका, 50 साल की उम्र में आपको ये फंड चाहिएगा, यानी कि आपके पास 25 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेम 20 लाख का कोर्स है, 5% इन्फ्लेशन है, ये आपका रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आपने क्या किया था, 50% अपने पास से फंडिंग किया, या तो आपने कुछ बेचा या तो आपके पास बैंक में पड़े थे आपने सेव किया था, कैसे भी करके आपने 50% खुद के पास से पे कर दिया, 50% आपने लोन लिया। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है। अगर आपने भी कोई मास्टर डिग्री किया होगा तो हो सकता है कि 40-50% पेमेंट आपके पेरेंट्स ने कर दिया होगा, इन 40-50% का आपके पेरेंट्स ने लोन लिया होगा। तो सेम एग्जांपल को हम लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल को। तो 50% का अगर आपने लोन लिया 8.5% इंटरेस्ट में, तो 5 साल का लोन था, तो मंथली आपका EMI आता है कैलकुलेशन करने के बाद 69,000 रुपीज़, यानी कि पर मंथ आप बैंक को पे करोगे 69,000 रुपीज़, 476 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ EMI। तो टोटल अमाउंट आप कितना बैंक को पे करोगे 5 साल में, करीब 41 लाख रुपीज़ आप बैंक को पे करोगे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या हो गया, आपका सेविंग, आपके पेरेंट्स का जो सेविंग था प्लस लोन जितना आपने पे किया, तो ये हो गया 75 लाख रुपीज़। तो देखो यहाँ पे मेजर डिफरेंस यही है, जो फाइनेंशियली लिटरेट है एंड जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। जो आदमी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है वो अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ रुपये खर्चा करेगा, एंड जो आदमी फाइनेंशियली लिटरेट है वो सिर्फ और सिर्फ 22 लाख रुपीज़ खर्चा करेगा अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो करीब 1.28 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। अब देखो ये 1.28 करोड़ रुपीज़ खाली उतना ही अमाउंट नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखो, 1.28 करोड़ रुपीज़ खाली तो नहीं रहेगा, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न हर साल तो देगा। तो यहाँ पे देखो 1.28 करोड़ रुपीज़ आपको इजीली साल का कम से कम 10 लाख का रिटर्न देगा। हर साल बिना कुछ किए आप 10 लाख रुपए ऐसे बैठे बैठे कमा सकते हैं, वो 1 करोड़ 28 लाख रुपए से। तो यहाँ पे इसलिए अमीर आदमी अमीर बनता जाता है एंड गरीब आदमी कभी भी अमीर नहीं बनता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपके पेरेंट्स ने जो गलती किया था आप वो गलती ना करें, एजुकेशन लोन के पीछे ना भागें, बल्कि अभी से इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को बचाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से आपका 10 लाख का फंड को अलग अलग बास्केट में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके टोटल इनकम से। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल इनकम है सालाना 10 लाख रुपए, यानी कि एक साल का 10 लाख रुपए। तो मंथली आपका सैलरी बनता है अराउंड 83,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको अपने टोटल इनकम से खर्चा करना है फिक्स कॉस्ट में 2,94,000 रुपीज़ पर ईयर, यानी कि मंथली 24,500। एंड इसका ब्रेकअप इस तरह से दिया गया है, रेंट 8,000 रुपीज़। तो अगर यहाँ पे आप बैचलर हो तो आपको 8,000 रुपये से ज़्यादा रेंट में खर्चा नहीं करना चाहिए अगर आपका इनकम 10 लाख है सालाना। एंड यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी आपके रेंट में कंट्रीब्यूट करना पड़े, क्योंकि आपको हो सकता है कि बड़ा स्पेस रहने के लिए चाहिएगा।
एंड या तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो हो सकता है कि बाकी लोग भी घर के रेंट में कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन 8,000 रुपये तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आप फूड के ऊपर करीब 12,000 रुपये खर्चा कर सकते हो पर मंथ। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल अराउंड 5,000 to 6,000 का ग्रॉसरी नॉर्मली कंज्यूम करता है पर मंथ अगर घर का खाना खाता है तो। एंड 2 से 3,000 रुपये आप किसी मेड को पे कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। एंड बाकी का 2-3 हज़ार रुपये से कभी कभी आप बाहर भी खाना खा सकते हैं। तो 12,000 रुपये का बजट होना चाहिए फूड का। मोबाइल एंड इंटरनेट के लिए 1,000 रुपये का बजट है, यानी कि 500। गैस के लिए 1,000 रुपये, वाटर के लिए 1,000 रुपये, कन्वेंस के लिए 2,000 रुपये। मतलब अगर आपको ऑफिस आना जाना है या तो कहीं भी आप अपने काम के लिए जाते हैं तो महीने का आप 2,000 रुपये तक खर्चा कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आपका हो जाना चाहिए। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो या तो आप अपने बाइक या स्कूटर से ट्रैवल कर सकते हो। तो ध्यान रखें, अगर आपका इनकम 10 लाख के आसपास है तो आपको कार परचेज नहीं करना चाहिए, आपको बाइक में ट्रैवल करना चाहिए या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग रन में। तो इस तरह से अराउंड आपका टोटल इनकम का 29% चले जाता है फिक्स कॉस्ट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये दोनों फिगर को हमने ऐड किया है। तो आपका रिटायरमेंट का फंड एंड 2 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा जो कि होता है 18,900 रुपये। तो यहाँ पे 18,900 आप देख सकते हैं, 2 रुपये यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स की वजह से। एंड यहाँ पे अभी आपका हो जाता है सेविंग्स। तो सेविंग आप यहाँ पे बाइक के लिए करोगे, ना कि कार के लिए। आपको बाइक के लिए सेव करना है तो आप साल का 40,000 रुपये तक बाइक के लिए सेव कर सकते हो, ताकि आप 2 साल अपने पैसे को सेव करें एंड 3rd ईयर में आप बाइक को खरीद लें। तो मंथली होता है 3,333 रुपीज़। उसी प्रकार मोबाइल के लिए आप 40,000 रुपये जमा कर सकते हैं 1 साल में, जो कि मंथली होता है 3,333। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 साल आप मोबाइल खरीद लो, दूसरा साल कुछ लैपटॉप खरीद लो, इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हो। एंड वैकेशन के लिए आप 30,000 रुपीज़ खर्चा कर सकते हो। तो पहले उसको आपको सेव करना है, तो 30,000 रुपीज़ आप सेव करें, फिर आप उसको एक अच्छा वैकेशन में स्पेंड कर सकते हो, जो कि मंथली होता है 2,500 रुपये। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं आपका 4th बास्केट जो कि है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदना है। पहला तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि साल का 2,500 प्रीमियम में आ जाना चाहिए आपके इनकम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता होगा अगर आप जॉब करते होंगे। तो अब ये 2,500 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसका आप खर्चा भी कर सकते हो या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद आपको कंपलसरीली लेना है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस से आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ हो जाता है तो आपका फैमिली का टेक केयर करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिएगा, जो कि आपके फैमिली को टर्म इंश्योरेंस से मिल जाएगा। तो अपने इनकम के लेवल के हिसाब से आपको 7,000 रुपये तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि हो सकता है कि 40-50 लाख का कवर आपको मिल जाए। एंड उसके बाद आपको बाइक इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि मैंने 2,500 रुपये डाला है साल का। तो हर महीना आप इस प्रकार से अपने पैसे को सेव कर सकते हो एंड साल में एक बार अपना प्रीमियम पे कर सकते हो। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी फ़ंड का। तो इमरजेंसी फ़ंड में आपको हर महीने 3,750 रुपये डालने हैं, जो कि साल का हो जाता है 45,000 रुपये। तो ये इमरजेंसी का फंड तभी काम आएगा, बाई चांस आपका जॉब चला गया या तो मेडिकल इमरजेंसी आ गया या तो व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया, तब आपको इमरजेंसी फंड को यूज़ करना है। एंड यूज़ करने के बाद वापस आपको अपना टारगेट को रिफिल करना है। एंड यहाँ पे अब लास्ट में अपना आ जाता है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। तो अब ये एक ऐसा फंड है जो कि करीब करीब 2,40,000 रुपये का है, जो कि आप पूरा आराम से खर्चा कर सकते हो, पूरा एन्जॉयमेंट में आप उसको अपना इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इससे कुछ भी कर सकते हो, या तो अपना बर्थडे में ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हो, वीकेंड में बाहर घूमने जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, ढेर सारा शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी खरीदना है तो खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये 2,40,000 साल का, यानी कि पर मंथ अराउंड 20,000 रुपीज़ होता है। तो आप इसको अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने के लिए यूज़ करोगे। एंड ध्यान रखें, आपके इनकम में से ये फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपका फिक्स कॉस्ट मीट करने के बाद बचा है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचा है, सेविंग करने के बाद बचा है, प्रोटेक्शन लेने के बाद बचा है, एंड इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद बचा है। तो आप इसको आराम से खर्चा कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारे पूरे कैलकुलेशन में हमने चाइल्ड का स्कूलिंग को कवर नहीं किया है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ सेव करना पड़े। तो हो सके तो आप 4,000 या 5,000 रुपया इससे बचा के अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाने का कोशिश करो, ताकि उनका ग्रेजुएशन का पढ़ाई, उनका स्कूलिंग का पढ़ाई इजीली आप निकाल सको।
दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आपका इमरजेंसी फंड आपका गोल के हिसाब से बन जाएगा, यानी कि 4 या 5 महीना या तो 6 महीने का सैलरी के हिसाब से जब आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाएगा, तब आपको इमरजेंसी फंड में और पैसा डालने का ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी आप अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इमरजेंसी फंड का पैसा आपको फ्यूचर में बचने लगेगा, ठीक है, और आपका इनकम भी तो बढ़ेगा हर साल। तो गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर खत्म करने के बाद यहाँ पे हमने 6 बास्केट को कवर कर लिया। एंड यहाँ पे आपका इनकम टैक्स, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, 72,500 का आता है एक साल का, यानी कि मंथली 6042। तो यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंस हो गया 8,333। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साल का 10 लाख रुपये, विच इज़ इक्वल टू योर टोटल इनकम। तो इस प्रकार से आपको अपना टोटल फंड को यूज़ करना है, 6 अलग अलग बास्केट में बांटना है। तो इससे आपका क्या होगा, आपका लाइफ स्मूथली चलेगा, आपके सारे के सारे गोल्स मीट हो जाएंगे, आपको बच्चों का पढ़ाई के लिए आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा, आपका रिटायरमेंट पीसफुल निकलेगा, आप सारे ज़रूरत के हिसाब से मोबाइल, गाड़ी, ट्रैवल वो सब भी कर पाओगे, वैकेशन भी बना पाओगे। एट द सेम टाइम आपका लाइफ भी सिक्योर्ड है एंड आपको जॉब लॉस का टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जॉब खोज सकते हो इन केस आपका कभी भी जॉब जाता है। एट द सेम टाइम आपके पास सफिशिएंट फंड है कि आप अपने लाइफ को खुल के जी सको विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। एंड सबसे अच्छा फ़ायदा अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप जब 50 से 60 साल की उम्र में रहोगे तो आपके पास 8.8 करोड़ रुपीस का कॉर्पस जमा हो जाएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिसाब, B24 इज़ नथिंग बट आपका रिटायरमेंट फंड जो कि है 7.5 करोड़ के आसपास। एंड उसके बाद आता है आपके बच्चों का पढ़ाई का फंड जो कि है 67 लाख के आसपास। तो टोटल आपके पास 8.8 करोड़ रुपीज़ होगा आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए एंड आपका रिटायरमेंट के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है इस मॉडल का कि आपने किसी भी प्रकार का डेट नहीं लिया, आपने अपने लाइफ को खुल के जिया, एट द सेम टाइम आपने अपने बच्चों का भी ध्यान रखा, अपने रिटायरमेंट का भी ध्यान रखा। एंड यहाँ पे परसेंटेज को अगर आप कवर कर लोगे तो अराउंड 29% जाता है आपका फिक्स कॉस्ट में, 23% इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में 11%, प्रोटेक्शन में 1%, इमरजेंसी फंड में 5%, गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर के लिए अराउंड 24%। तो ये 10 लाख के इनकम के हिसाब से है। जैसे जैसे आपका इनकम चेंज हो जाएगा तो ये एक्सपेंडिचर का परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि 10 लाख के इनकम को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम फटाफट 5 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख के फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, इसको मैं फटाफट कवर कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेशन बता चुका है। तो यहाँ पे बस आपको फटाफट मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका इनकम 5 लाख के आसपास आता है तो आपको रिटायरमेंट में डालना है 5846 रुपीज़ पर मंथ, जो कि साल का अराउंड 70,000 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसा हिसाब किया हुआ है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम में अराउंड 35,000 रुपीज़ का ज़रूरत पड़ेगा पर मंथ। एंड अगर उसको हम इन्फ्लेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे तो अराउंड 3,14,000 होता है, जिसके लिए आपको 3.75 करोड़ का कॉर्पस चाहिएगा। एंड उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5846, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख के आसपास है तो सिर्फ आप अपने रिटायरमेंट के लिए फ़ंड जमा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप उनके हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड जमा कर सकते हो, ना तो शादी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब आपका इनकम बढ़ जाए, 10 लाख के आसपास आ जाए, तब आप अपने बच्चों के लिए भी फ़ंड जमा करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इसका ब्रेकअप बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टोटल इनकम 5 लाख साल का, मंथ का 41,667। एंड यहाँ पे आप अपना फिक्स कॉस्ट में डालोगे, मंथ का यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं अराउंड 19,500 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें से 5,000 रुपये तक का रेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। आपको ऐसा ही जगह पे रहना है कि वो 5,000 रुपये में आ जाए आपके इनकम के हिसाब से। फूड में आप 10,000 रुपये तक खर्चा कर सकते हो पर मंथ, मोबाइल एंड इंटरनेट सिम 1,000 रुपये, गैस 1,000 रुपये, वाटर 500, कन्वेंस यानी कि ट्रैवल के लिए 2,000 रुपये तक खर्चा कर सकते हो आप महीने का। इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 5846। सेविंग आप कर सकते हो सेम अपने बाइक के लिए अराउंड 40,000 रुपीज़ पर ईयर, यानी कि 3,333 रुपीज़ पर मंथ। मोबाइल आपको 20,000 तक का यूज़ करना चाहिए मेरे राय में, तो आप जमा करोगे पर मंथ 1,667 रुपीज़। वैकेशन आप साल में एक बार 20,000 रुपये तक खर्चा कर सकते हो, उसके लिए आपको सेव करना 1,667 रुपीज़। प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे लेना है अपने लाइफ के लिए, तो महीने का अराउंड 833 रुपीज़ तक खर्चा होना चाहिए, जो कि साल का होता है 10,000 रुपये। उसमें से 2,500 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाता है,
अगेन यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो, अपने कंपनी से आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो ये पैसा आपके पास बच जाएगा, जिसको आप आराम से स्पेंड कर सकते हो। टर्म इंश्योरेंस आपको लेना 5,000 रुपये तक का, एंड अगेन बाइक इंश्योरेंस का 2,500 रुपये। इमरजेंसी फंड आपको साल का बिल्ड करना अराउंड 18,000 रुपीज़, यानी कि महीने का 1,500 रुपये डालना है आपको इमरजेंसी फंड में। सब खर्चा करने के बाद आपके पास जो साल का पैसा बचता है वो अराउंड 87,000 रुपीज़ बचता है, यानी कि महीने का 7,321 रुपये बचता है, जिसको आप आराम से स्पेंड कर सकते हो किसी भी चीज़ में। एंड ये वो पैसे हैं जो सारे कॉस्ट को कवर करने के बाद आपके पास बचे हैं। आपका इनकम टैक्स इस वक्त ज़ीरो है क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम नहीं आता है, तो ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस विच इज़ इक्वल्स टू योर टोटल इनकम। एंड इसी इनकम के साथ अगर आप चलोगे, इस प्लान के साथ अगर आप चलोगे, तो आपके पास रिटायरमेंट के वक्त 3.75 करोड़ रुपीज़ जमा हो जाएगा, जिससे आप पीसफुली रिटायर हो सकते हो अपने लाइफ में। तो ये एक फ़ायदा है अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का। एंड सबसे बड़ा बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो आप, टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो करीब 24 लाख रुपए। ठीक है, आप 35 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड आपको मिल रहा है 3.75 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ध्यान रखें, आप महीने का 5,000 रुपये खर्चा कर रहे हो करीब इन्वेस्टमेंट में 5,800 रुपये, तो 5,800 का वैल्यू आज 5,800 है, पर 10 साल के बाद एक्चुअल में उसका वैल्यू कम है, उसके 10 साल के बाद उसका वैल्यू और भी कम है। तो एक्चुअल में आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करोगे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो आपके पॉकेट में वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएगा इस वक्त आपको जितना प्रेशर लगेगा 5,000 रुपया पे करने के लिए इन्वेस्टमेंट में। तो ध्यान रखिए, लंबा सोचें, शॉर्ट टर्म के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दें इस वक्त। तो यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं कि 15 लाख के फंड को आपको कैसे डिवाइड करना है। तो अपने रिटायरमेंट सेविंग के लिए आपको डालना पड़ेगा 17,539 रुपीज़ पर मंथ, एंड 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए 7,209। एंड इस इनकम से आप अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा जमा नहीं कर पाओगे, हाउस के लिए जमा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन है, जिसको आप एक्सेल शीट को डाउनलोड करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसका मेन पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका महीने का फीस कॉस्ट 34,500 तक हो सकता है, जिसमें 10,000 जाएगा रेंट में, 12,000 खाने का, 1,000 मोबाइल, इंटरनेट, गैस, वाटर, कन्वेंस के लिए यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये बोला है, क्योंकि यहाँ पे आप कार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि साल का 1,20,000 रुपये तक आप खर्चा कर सकते हो पेट्रोल के ऊपर। दूसरा इन्वेस्टमेंट हमने जैसे पहला देखा 24,748 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ। सेविंग आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बढ़ा दिया है, महीने का आप अराउंड 14,000 रुपया सेव कर सकते हो, यानी कि साल का 1,67,616 रुपीज़ कार खरीदने के लिए। मोबाइल 50,000 रुपये तक आप खरीद सकते हो, जिसके लिए महीने में आपको 4,167 रुपीज़ सेव करना है। एंड अपने वेकेशन में साल का 60,000 रुपीज़ तक आप खर्चा कर सकते हो, या तो हो सकता है कि साल का आप 2 वेकेशन भी जा सकते हो, जैसे आपको करना कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको महीने का 3,000 रुपये सेव करना है एंड साल में 36,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 4,000 रुपये तक का आप इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 4,000 के अंदर आ जाए, यानी कि हो सकता है कि आपको 3 लाख या 3.5 या 4 लाख तक का कवर मिल जाएगा इतने में। टर्म इंश्योरेंस के पीछे आप साल का 12,000 रुपये तक खर्चा कर सकते हो। एंड यहाँ पे कार इंश्योरेंस के लिए 20,000 रुपये तक आपको हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखें, अगेन ये 4,000 रुपया आपके पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा इनकम हो अगर आपके कंपनी की तरफ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो इमरजेंसी फंड में साल का आप डालोगे 54,000 रुपीज़, यानी कि महीने का 4,500 रुपये। गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास बचेगा महीने का करीब 18,000 रुपये। ये हो गया गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर। एंड ये हो गया आपका मंथली टैक्स, जो कि करीब आता है 16,000 रुपीज़ पर मंथ, एंड टोटल एक्सपेंस विच इज़ इक्वल टू योर टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अब अगेन आपको अपने गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर वाले फंड में से हो सकता है कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़े, उसके लिए कुछ सेव करना पड़े, उनके स्कूलिंग के लिए सेव करना पड़े। एंड इमरजेंसी फंड आपके पास अगेन एक्स्ट्रा बचेगा जब एक बार आप अपने गोल्ड अमाउंट को मीट कर लोगे। तो आपका सैलरी भी कुछ हर साल बढ़ेगा, तो उससे आपको ध्यान रखना है उनके स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन का, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। एंड यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे आपके पास कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। तो करीब 12.6 करोड़ का आपके पास कॉर्पस जमा हो जाएगा 50 से 60 साल की उम्र में आपका, जिससे आप अपने बच्चों का पढ़ाई कराओगे एंड अपना रिटायरमेंट का टेक केयर करोगे। तो बहुत अच्छा आपके पास कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, करीब 24,000 रुपये करना है पर मंथ।
एंड टोटल इन्वेस्टमेंट आप काफ़ी कम कर रहे हो। असल में आप देखोगे अपने रिटायरमेंट के लिए आप करीब करीब 73 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड जिसमें से आपको 11 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। एंड बच्चों की पढ़ाई के लिए आप करीब करीब 10 लाख ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक बच्चे के लिए, एंड उससे 67 लाख रुपीज़ आपको मिल रहा है। तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 2 बच्चों का 22 लाख रुपया हो गया, एंड यहाँ पे हो गया 73 लाख। तो 73 एंड प्लस 22 अगर आप करते हो तो ये आता है 95। तो 95 लाख में आप 12.6 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लोगे। तो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत छोटा है, आपको जो रिटर्न मिलने वाला है काफ़ी बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर सपोज़ आपको घर भी खरीदना है तो अगर आपके पार्टनर भी काम करते हैं तो उनके पास अच्छा खासा पैसा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सब खर्चा अकेले उठा लिया। तो आपके पार्टनर के पैसे में से आप अपने घर के लिए पैसा सेव कर सकते हो फ्यूचर में घर खरीदने के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में अच्छा घर खरीद सको। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं 20 लाख के इनकम को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। तो 20 लाख की इनकम में से रिटायरमेंट की तरफ आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना अराउंड 23,000 रुपीज़, 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए 7209, 2 बच्चों का शादी के लिए 5407। अगेन मैंने यहाँ पे हाउस का ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि 20 लाख की इनकम में से आपको घर खरीदने का टारगेट नहीं रखना चाहिए। आप रेंट में रहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर खरीदना एनीवेज बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है, एक लॉजिकल डिसीजन नहीं है, एक इमोशनल डिसीजन है घर खरीदना। अगेन अगर आपको घर खरीदने का मन हो तो आप पूरा घर का खर्चा उठा रहे हो, अपने पार्टनर के पैसे में से आप इन्वेस्टमेंट करो घर के लिए, एंड फिर जब आप 50 से 60 साल के हो जाओगे उस समय आप एक अच्छा बड़ा घर खरीद सकते हो। तो घर खरीदने का कैलकुलेशन भी इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप चाहो तो उसके लिए भी आप फंड बिल्ड कर सकते हो, बट हमारे कैलकुलेशन में वो कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से फंड जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये आपका रिटायरमेंट का कैलकुलेशन मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये बच्चों का पढ़ाई का है, ये बच्चों का शादी का है। शादी का आपको मैं बता देता हूँ, आप 35 साल की उम्र में से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, इमीडिएटली करना ज़रूरत नहीं है। जब आप 35 साल के हो जाओगे तब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, तब भी चलेगा। एंड आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आज के दिन आपके बच्चों का शादी में 15 लाख रुपया खर्चा होगा तो इन्फ्लेशन के बाद तो 25 साल के बाद सेम लेवल का शादी करने के लिए करीब करीब 50 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो 50 लाख का खर्चा अगर आएगा तो उसमें मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2703 रुपीज़, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया करीब करीब 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको उसका ब्रेकअप बता देता हूँ आपका इनकम का। आपका टोटल इनकम है 20 लाख रुपए का, एंड पर मंथ अराउंड 1,66,667 रुपीज़, एंड इसमें से आपको मंथली फीस कॉस्ट पे करना है 39,500 रुपीज़, रेंट में 15,000, खाना का 12,000 रुपये, मोबाइल 1,000 रुपये, गैस का 1,000, वाटर का 500, कन्वेंस का 1,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा करीब करीब 36,000 रुपीज़ एवरी मंथ। उसमें से आपका रिटायरमेंट, 2 बच्चों का पढ़ाई, 2 बच्चों का शादी कवर हो जाएगा। सेविंग में आपको डालना है हर महीने अराउंड 31,783 रुपीज़, जिसमें से आप कार का फंड बिल्ड कर रहे हो, अपने मोबाइल के लिए फंड बिल्ड कर रहे हो, 80,000 रुपीज़ साल का एक वेकेशन के लिए आप बिल्ड कर रहे हो, एंड आप प्रोटेक्शन के लिए अराउंड 3,417 रुपीज़ जमा करोगे हर महीने। तो साल का हो जाएगा 41,000 रुपीज़। उसमें से हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे जाता है 6,000 रुपये, 15,000 रुपये तक का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, जिससे आपको हो सकता है कि करोड़ों का, मतलब 1 करोड़ का हो सकता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाए, जो कि काफ़ी बड़ा फंड होता है। एंड अगेन बाइक या कार इंश्योरेंस के लिए 20,000 रुपये का यहाँ पर फंड है। आपको इमरजेंसी फंड में डालना है करीब 90,000 रुपीज़ एवरी ईयर, यानी कि महीने का 7,500 रुपये। एंड ये सारा गोल को मीट करने के बाद आपके पास बचेगा अराउंड 19,000 रुपीज़ गिल्ट फ्री एक्सपेंडिचर के लिए, एंड ये आपका हो गया टोटल टैक्स मंथली। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस विच इज़ इक्वल्स टू योर टोटल इनकम। अगेन ध्यान रखें, यहाँ पे हमने स्कूलिंग का फंड नहीं कवर किया, ग्रेजुएशन का फंड कवर नहीं किया है। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर भी काम करते हो तो वो स्कूलिंग का टेक केयर कर ले, घर खरीदने के लिए फंड बिल्ड कर ले, क्योंकि आपने तो सारा खर्चा उठा चुका है, तो आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको बेटर घर भी खरीदना है तो आपके पार्टनर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर को और बड़ा घर खरीदने में। हो सकता है कि आप 25,000 का घर ले सको, तो उस तरह से आपको प्लान करना होगा, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग होता है, हर एक पर्सन का लाइफ अलग होता है। तो आपको कैसे उसको कस्टमाइज़ करना, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो इस एक्सेल शीट को। यहाँ पे अभी मैं आपको हाउस का बता देता हूँ, हाउस के लिए आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है।
तो यहाँ पे मेरा एजम्पशन है आपका करेंट एज है 30 ईयर्स, 1.5 करोड़ रुपीज़ का आप घर खरीदना चाहते हो आज। तो 1.5 करोड़ रुपीज़ तक का घर समझ लो आज आप खरीदना चाहते हो, तो उसका रेट बढ़ जाएगा 5% से हर साल। तो 60 साल की उम्र में वो घर का रेट हो जाएगा 6.5 करोड़ के आसपास, 6.5 करोड़ हो जाएगा। उसके लिए आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना होगा करीब करीब 18,000 रुपीज़, 18,500 बोल सकते हैं इसको। तो अगर आप 18,500 रुपीज़ हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो अगले 30 साल तक, तो आप 6.5 करोड़ का घर खरीद लोगे बिना किसी लोन का। तो हो सकता है ये फंड आपके पार्टनर के इनकम से बिल्ड हो सके। तो टोटल आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो घर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 66 लाख रुपीज़ है, बहुत छोटा अमाउंट है कंपेयर टू जितना वैल्यू का आप घर खरीदोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें, पहले इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप ये सब चीज़ों को लोन लेके करें। लोन लोगे तो आपको घर का रेट डबल पड़ जाएगा एंड आपको हो सकता है कि 20 या 25 साल तक लोन भी पे करना पड़े। तो कोई मतलब नहीं है, शांति से पहले इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपको सब कुछ सस्ता पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक्सेल को डाउनलोड करके डिटेल्स में देख लेना किस तरह से फंड को बांटा गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का इस प्रेजेंटेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको अपना फंड को अलग अलग बास्केट में बांटना है, ताकि आप अच्छी लाइफ जी सकें, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकें, अपने सारे गोल्स को मीट कर सकें, अपना प्रोटेक्शन का भी ध्यान रख सकें। तो आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा लाइफ में। हो सकता है अभी आपको अपना लाइफ ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मुझे खुशी होगा आपका क्वेरी को सॉल्व करने में। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में जाके, एंड अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर मुझे कवर करना था। मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश किया है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एंड कृपा करके बेल आइकन दबा देना। तो बाय, टेक केयर, एंजॉय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। बाय।